प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के पार्ट 2 को देखेंगे। इसमें हम पार्ट 1 में हम आप लोगों को बताए थे मूललता, मूलरता और मूल प्रभाज। आज जो है हम नॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्मलता की डिफिनेशन होती है 1 लीटर बिलियन में विलेय के तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। यानी बिलियन की नॉर्मलता को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। बिलियन की नॉर्मलता बराबर हो जाएगा नॉर्मलता बराबर बिलियन में विलेय की संख्या। यानी इसकी डिफिनेशन है कि 1 लीटर बिलियन में विलेय के तुल्यांकों की संख्या। यानी ये हो गया विलेय के तुल्यांकों की संख्या। विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन। 1 लीटर का मतलब होता है पर लीटर और पर लीटर का मतलब होता है अपान विलियन का आयतन किसमें? लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर हम देखेंगे विलेय के तुल्यांकों की संख्या। यानी विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार। और पार्ट फर्स्ट में बताए थे कि विलेय को हम कैपिटल बी से दर्शाते हैं और विलायक को कैपिटल ए से दर्शाते हैं, और जो भार होता है उसको हम दर्शाते हैं डब्ल्यू से। तो ये हो जाएगा प्रतीक के रूप में डब्ल्यू ए और विलेय का तुल्यांकी भार। इसको हम तुल्यांकी भार को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। इसको हम लिखते हैं ईवी। यानी विलियन की नॉर्मलता, यानी विलियन की नॉर्मलता बराबर क्या हो गया? यहाँ पर है विलेय के तुल्यांकों की संख्या। विलेय की तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है डब्ल्यू ए अपन ई बी। यानी ये हो गया डब्ल्यू ए अपन ई बी। यानी विलेय का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं तुल्यांकी भार को। ई बी गुणे हो गया विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में। अब ध्यान दीजिए, यानी डब्ल्यू ए बराबर ई बी गुणे भी किसमें? इन लीटर। अब ध्यान दीजिए, ये लीटर में है। हमारी डिफिनेशन भी लीटर बताती है। यदि मान लीजिए क्वेश्चन में यदि प्रश्न दिया हुआ है और प्रश्न में एमएल में दिया हुआ है, एमएल में, तो हम किस में चेंज करेंगे? उसको चेंज करेंगे लीटर में। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें 1000 से भाग करेंगे। जो लीटर है उसमें 1000 से भाग करेंगे, तो जो ml होगा उसमें 1000 से भाग करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा ml में। तो जैसे यहाँ 1000 से भाग करते हैं, जब 1000 से बटा 1000 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी? ये वैल्यू चली जाएगी ऊपर। यानी ये हो जाएगा n, कैपिटल N बराबर डब्ल्यू ए गुणे 1000 बटा ई बी गुणे भी। और देखिए बी है, इसमें दिया हुआ पर इस लीटर में, लेकिन जब हम 1000 से इसमें भाग कर दिए तो ये वैल्यू किस में चली गई? ये हो गया इन
ml, ये हम लोगों का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें आ रहा है एक शब्द तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हम आप लोगों को बता दे रहे हैं इसके बारे में। तुल्यांकी भार निकालने के लिए इसमें एक फार्मूला होता है कि तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटा संयोजकता। अब देखिए, अब इसके हिसाब से हम अब निकालेंगे किसका। जैसे मान लीजिए तत्व का तुल्यांकी भार, तत्व एलिमेंट का तुल्यांकी भार। यदि किसी तत्व का तुल्यांकी भार निकालना है तो एलिमेंट का तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार। ये हो जाएगा परमाणु भार बटा हो जाता है संयोजकता, यानी है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। अब देखिए वैलेंसी के बारे में आप लोगों को पहले बता दिया गया है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, संयोजकता किसको बोलते हैं, कैसे निकाली जाती है। तो इसका एक ये नियम है कि जो सबसे बाहर वाला कोष होता है, जो सबसे बाहरी कोष होता है, उसमें जो अनपेयर्ड और युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे हम कहते हैं वैलेंसी, संयोजकता। या ये भी बताया गया है कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और उसके बाहरी कोष में यदि 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसकी संयोजकता क्रमशः 1, 2, 3 और 4 होती है। और जब उससे अधिक मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो उसकी संयोजकता होती है 8 - n के बराबर। इस तरह हम वैलेंसी जो है निकाल लेंगे। अब जैसे मान लीजिए एलिमेंट में हमको सोडियम का निकालना है, सोडियम का तुल्यांकी भार निकालना है सोडियम का। ठीक है, तो सोडियम का तुल्यांकी भार बराबर इसका परमाणु भार कितना होता है इसका 23, और इसकी संयोजकता कितनी होगी। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, 2, 8 और 1, यानी उसमें जो है इसको जो वाय कोष है उसमें एक जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23/1 यानी 23। अब जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, कैल्शियम का तुल्यांकी भार देखिए इस तरह लिखते हैं ECA। ठीक है, ई का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट का मतलब जो है तुल्यांकी भार, यानी इस तरह लिख दिए तो इसका मतलब हो गया कि CA का तुल्यांकी भार, यानी ECA = अब इसका जो है क्या हो गया परमाणु भार, तो CA का भार जो है वो 40 होता है। और इससे संयोजकता, अब कैल्शियम जो है ये इसका परमाणु क्रमांक 20, तो 2, 8, 8, 2, यानी इसके वाय कोष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो है संयोजकता 2 हो जाएगी। तो 40/2 = 20। अब जैसे मान लीजिए इक्विवेलेंट आप निकालना है ऑक्सीजन, तो ये कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, परमाणु भार 16, और इसके जो वाय कोष में है, वाय कोष में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2 होती है, तो 16/2 = 8। यानी इस तरह से किसी तत्व का हम इक्विवेलेंट वेट, किसी एलिमेंट का जो है तुल्यांकी भार निकालते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब किसी अम्ल का किस तरह निकालते हैं, यानी अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार। तो किसी अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार
अणुभार, सॉरी अणुभार बटा, अणुभार बटा इसकी होती है क्षारकता, क्षारकता यानी मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिडिटी, इसकी इंग्लिश होती है अणुभार की मॉलिक्यूलर भार है मॉलिक्यूलर मास बटा बेसिडिटी। अब देखिए यदि किसी अम्ल का तुल्यांक बार निकालना है तो हम उसका निकालेंगे अणुभार, अब फिर देखेंगे हम क्षारकता कितनी उसकी है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि क्षारकता किसको बोलते हैं, बेसिडिटी। अब देखिए क्षारकता के बारे में, क्षारकता बेसिडिटी यानी जो अम्ल है, जो अम्ल होता है वह जितना H+ निकालता है, जितना H+ त्याग सकता है वह जो है उसकी होती है क्षारकता। कोई अम्ल है और वह जितना H+ हाइड्रोजन आयन निकाल सकता है वह संख्या जो है उसकी होती है क्षारकता होती है। जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो हम पहले निकालेंगे इसका अणुभार, ध्यान दीजिए इसका 2 होगा, इसका होता है 32 और प्लस इसका 16 चौको 64 अपान अब देखिए इसकी क्षारकता। तो क्षारकता के बारे में क्या बताया गया, क्षारकता के बारे में बताया गया कि कोई अम्ल है तो जो अम्ल है वह जितने H+ का त्याग करता है, जितने H+ का त्याग करता है वह होती है उसकी क्षारकता। तो जो H2SO4 है यह किसमें टूटता है, H2SO4 है, H2SO4 ब्रेक करेगा तो बनेगा 2H पर प्लस SO4 पर -2, यानी कितना दिया H+, या 2 दिया, तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी अपान 2 हो गया। ये कितना होगा, ये हो गया 8 9 अपान 2 = 49, यानी जो H2SO4 है, H2SO4 अम्ल का इक्विवेलेंट वेट हो गया 49। अब जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl का निकालते हैं, तो इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले अणुभार लिखेंगे, H का होता है 1 और Cl का होता है 35.5, ठीक है। इसमें एक ही H है तो इसका क्या होगा, इसकी क्षारकता 1 होगी, यानी ये हो जाएगा 36/5। और देखिए हम निकालते हैं EH3PO4 का निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें जो है ये मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मास, यानी इसको m से दर्शाएंगे, m अपान क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है, ये 3 देता है, ठीक है, यानी ये अपान क्या हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पर देखिए यदि E निकालेंगे H3PO3 का, ठीक है, देखिए यहाँ H3 3 है, लेकिन ये बताया गया क्षारकता में कि कोई भी अम्ल है वह जितने H+ का त्याग करता है वह संख्या कहलाती है क्या, उसकी क्षारकता। यहाँ पर जो है यह 2 H+ का त्याग करेगा। जैसे देखिए स्ट्रक्चर में इसका, जैसे मान लीजिए H2SO4 का बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो ये S है, OH, ठीक है। अब ध्यान दीजिए OH में से जो H निकलता है, OH में से जो H निकलेगा वही संख्या कहलाती है क्या, क्षारकता। यानी यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, तो H2SO4 का कितना हुआ, 2 हो गया। इसका देख लीजिए HCl का तो एक ही है। अब देखिए H3PO4 की संरचना, H3PO4 की संरचना, यानी ये P है O, H3PO4, ये हो गया OH। ध्यान दीजिए अब यहाँ से जो OH है इसमें से H निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा, यानी इसकी जो क्षारकता है वो कितनी है, 3 है, लेकिन इसका 2 होगा। 2 क्यों होगा, H3PO3 का देखिए संरचना, H3PO3, ठीक है। H3PO3 का स्ट्रक्चर है P डबल बॉन्ड OH और यह है H। ध्यान दीजिए H 3 है, 1 2 3, वो कितना है, P वो कितना है 3, 1 2 3, P जो है 1 है,
अब ध्यान दीजिए, अभी हम बताए हैं कि OH में से जो H+ का त्याग होता है वही क्या कहलाती है, उसकी क्षारकता कहलाती है। तो यहाँ OH कितना है, OH 2 है, यानी जो यह होगा इससे निकलेगा H और इससे निकलेगा, वही क्या होगी, वही होगी उसकी बेसिडिटी, वही होगी उसकी क्षारकता। यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास M निकालेंगे, अपन क्या हो जाएगा 2। इस तरह हम जो है कोई अम्ल है उसकी हम क्षारकता की गणना करते हैं। आगे देखिए, ये था अम्ल का तुल्यांकी भार। अब इसके बाद आता है क्षार का तुल्यांकी भार। क्षार का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। क्षार का तुल्यांकी भार, इसके पहले हम अम्ल का पढ़े हैं। तो क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होता है, क्षार का तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है अणु भार बटा, अम्ल में क्या था, अम्ल में क्षारकता थी बेसिडिटी, और जो क्षार होगा उसमें अम्लता हो जाएगी, यानी अणु भार बटा अम्लता। ठीक है, एसिडिटी, अम्ल में क्षार होगा क्षारकता, और जो क्षार होगा उसमें अम्लता होती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, अब अम्लता का मतलब क्या होगा, जिस तरह वहां से H+ निकल रहा था उसी तरह OH- निकलेगा, OH निकलेगा, तो जितनी संख्या में OH निकलता है वही उसकी क्या होती है, अम्लता हो जाएगी। ठीक है, वहाँ H+ निकलेगा और यहाँ OH- की संख्या जो होती है वह होती है उसकी अम्लता। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये है इक्विवेलेंट वेट, इसका ध्यान रखेंगे, पहले बताया है कि ये तुल्यांकी भार को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, और जो E है उसका प्रतीक है, उसका संकेत है। अब जैसे मान लीजिए बेस के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो मान लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अणु भार, इसका अणु भार Na नहीं, अणु भार M से दर्शाते हैं, और बटा इसकी अम्लता, अम्लता माने OH कितना है, यहाँ एक ही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका अणु भार निकालेंगे, इसका 23, 16, 1। ठीक है, अपना रख लेंगे। अब जैसे मान लीजिए E ऑफ CaOH ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, अणु भार, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब अपने से आप निकालिए लिख करके या जो भी हो, तो मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब इसकी अम्लता, तो यहाँ कितना है, 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlOH थ्राइस है। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, ये भी क्षार है, बेस है। अब क्या हो गया, तो इसमें हो जाएगा, इसका निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, अणु भार निकालेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो इस तरह हम किसी क्षार का तुल्यांकी भार निकालते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, एक बात बच जाती है, लवण का तुल्यांकी भार। ये जो है थोड़ा सा जल्दी में बताया गया, इसलिए ये सब पीछे क्लास की चीजें हैं, ये सब 8 की 9 की चीजें हैं, क्लास 8 और 9 में बताया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें लवण का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार, यानी जब किसी लवण का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो लवण का तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार, लवण का अणु भार बटा होता है धनावेशों की संख्या, यह उसका फार्मूला है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए लवण का निकालना है, हमको निकालना है NaCl का, NaCl का क्या, NaCl का तुल्यांकी भार बाहर निकालना है, यानी E-NaCl, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम लिख देंगे E-NaCl तो क्या हो गया, यह हो गया लवण का तुल्यांकी भार। क्या बताया गया, इसका अणु भार, इसका कितना होता है, सोडियम का 23, इसका 35.5। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा प्लस 35.5 हो जाएगा। अब बटा क्या, धनावश्यक की संख्या। अब देखिए NaCl है, Na पर 1 + 4, Cl पर 1 - 4, तो +4 की संख्या कितनी है, 1 है, तो यह अपान 1 हो जाएगा, यानी ये चीज निकल जाएगी। ठीक है। इस तरह मान लीजिए Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट, E ऑफ Na2CO3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक अणु बाहर निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद धनावश्यक की संख्या। तो जो Na2CO3 है यह टूटता है जो 2Na पर प्लस और CO3 पर -2, यानी प्लस की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 है तो क्या हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। तो इस तरह से थोड़ा सा हम ये आप लोगों को तुल्यांकी भार के बारे में बताएं। ये आपका मतलब कि जो पीछे क्लास है उसका है। और देखिए इसमें आपको पहले पार्ट में मोलरिटी बताई गई, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन बताया गया। आज के क्लास में नॉर्मलता के बारे में बताया गया है, और जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में इससे जो प्रश्न आएंगे उससे संबंधित बातें बताई जाएंगी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो इसके लिए धन्यवाद।